हेलो दोस्तों। आज पॉलिटिकल साइंस का ये लास्ट चैप्टर है जिसके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। लोकतंत्र की चुनौतियाँ, चैलेंजेस ऑफ डेमोक्रेसी। ये चैप्टर ऐसा है कि इसमें प्रश्न भी आप ही बनाएंगे और उसका उत्तर भी खुद देंगे अपने आधार पे, पुस्तक के आधार पे नहीं। इतने सारे चैप्टर्स आपने पढ़े, 7 चैप्टर इससे पहले हैं, ये लास्ट चैप्टर है, 8th चैप्टर। तो जो हमने इससे पहले जो पॉलिटिकल पार्टीज़ वाला जो चैप्टर पढ़ा उसमें जो चैलेंजेस दिए हुए हैं, कुछ वैसे ही चैलेंजेस हमारे इस डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ के लिए हैं या डेमोक्रेसी के लिए हैं। तो इसलिए वो चैप्टर पर, उस पर जब हम ध्यान देंगे तो हमारे ध्यान में ये सारी बातें आएंगी कि आखिर लोकतंत्र के लिए क्या क्या चुनौतियाँ हैं। हम लोगों ने 3 प्रकार की शासन प्रणाली पढ़ी थी, राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली और सैनिक शासन वाली, सैनिक तानाशाही शासन प्रणाली, और ये जो विश्व में जो सर्वोत्तम मानी जाती है लोकतांत्रिक शासन प्रणाली। आखिर चुनौती कहते किसे हैं? देखिए, शॉर्ट में दिया हुआ है आपकी पुस्तक में। अगर किसी मुश्किल के भीतर ऐसी संभावना है कि उस मुश्किल से छुटकारा मिल सके तो उसे हम चुनौती कहते हैं। ऐसा नहीं कि ये चुनौती वाला टॉपिक हम पहले बार पढ़ रहे हैं, इससे पहले भी हम लोग इसको पढ़ चुके हैं। तो आखिर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था जो विश्व में इतनी सर्वोत्तम है, दुनिया के 1/4 हिस्से में, उसके बावजूद भी दुनिया के 1/4 हिस्से में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था नहीं है, हालांकि विश्व उस तरफ आगे बढ़ रहा है धीरे धीरे। तो आखिर क्या चुनौतियां हैं उस लोकतांत्रिक शासन के लिए? तो सबसे पहली जो चुनौती है वो है इसके आधार की चुनौती। यानी हम उस देश में लोकतांत्रिक सरकार का गठन कर रहे हैं तो उसका बुनियादी आधार क्या होगा, जो फाउंडेशन जो होता है उसको किस तरह से बनाएंगे हम। भाई ये तो निश्चित है कि जहाँ पर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था नहीं वहाँ पर गैर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था होगी, उसमें या तो राजतंत्रात्मक शासन होगा या तानाशाही शासन व्यवस्था होगी। तो वहाँ पर किस तरह से हम एक लोकतांत्रिक सरकार को गठित करने के लिए आधार तैयार करेंगे, क्योंकि वहाँ पर तो सब कुछ उसके विपरीत है। उन विपरीत परिस्थितियों में एक मजबूत आधार बनाना लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ी चुनौती होती है। दूसरा है कि मान लीजिए कि लोकतंत्र की स्थापना हो गई तो उसको विस्तार किस प्रकार से दिया जाए, उसके विस्तार की चुनौती है, उसको पूरे क्षेत्र में फैलाने की चुनौती है, पूरे देश में फैलाने की चुनौती है। इसमें लोकतांत्रिक शासन के बुनियादी सिद्धांतों को सभी इलाकों, समूह, सामाजिक समूहों, संस्थाओं, सब पर लागू करना, सबको उसमें शामिल करना। स्थानीय सरकारों को अधिक से अधिक अधिकार संपन्न बनाना, जो लोकल गवर्नमेंट होती है, जो ग्राम पंचायतें हैं या नगर निगम हैं, नगर पालिका हैं, उनको महिलाओं और अल्पसंख्यक समूहों की उचित भागीदारी सुनिश्चित करना आदि, ये सारी सब चुनौतियां हैं। उसके विस्तार की चुनौतियों के ही अंतर्गत ये सारी आती हैं। विशेष रूप से भारत में ये सबसे बड़ी चुनौती है। तीसरी चुनौती लोकतंत्र को मजबूत करने की। हम लोगों ने अभी बिहार के चुनाव को देखा है और वहाँ पर ऐसा लग रहा था कि इस बार जो एनडीए पार्टी है, एनडीए गठबंधन है, उसकी सरकार नहीं बनेगी, क्योंकि जो वहाँ पर उसके विरुद्ध जो अलायंस बना था
उसकी जनसभाओं में काफ़ी भीड़ दिखाई देती थी, लेकिन जब वोट पड़े तो वहाँ के समझदार मतदाताओं ने, चाहे वो किसी भी जाति के हों, किसी भी धर्म के हों, किसी वर्ग के हों, उन्होंने एक समझदारी का परिचय दिया, मैं तो ये कहूँगा। और उन्होंने फिर से बिल्कुल साइलेंट होकर एनडीए गठबंधन की सरकार के पक्ष में अपना वोट दिया और एक बार फिर से एनडीए की सरकार वहाँ पर बनी। तो ये इसे ही हम कहेंगे कि लोकतंत्र मजबूत हुआ है बिहार में। इससे पहले अगर हम 2 दशक पहले देखें बिहार की स्थिति, तो वहाँ पर लोकतंत्र था ही नहीं। चुनाव भले ही होता हो, वहाँ पर इतनी अधिक अव्यवस्थाएं होती थीं, गुंडागर्दी थी, वहाँ पर बूथों को कैप्चर कर लिया जाता था, बैलेटों को फाड़ दिया जाता था, वहाँ पर एक ही पार्टी के जो लोग हैं वो उसको कैप्चर कर लेते थे और वहाँ पर अपने ही उम्मीदवार के पक्ष में सारे वोट डाल देते थे। इस तरह घटनाएं होती थी। लेकिन आज शिक्षा का स्तर वहाँ बढ़ा है, समझदारी बढ़ी है लोगों के अंतर्गत, तो उसके कारण से वहाँ पर लोकतंत्र को मजबूती मिली है और एक अच्छी सरकार का गठन हो रहा है जो कि विकास करने वाली है। इसमें लोकतांत्रिक संस्थाओं और बर्तावों को मजबूत बनाना शामिल है। यह काम इस तरह से होना चाहिए कि लोग लोकतंत्र से जुड़ी अपनी उम्मीदों को पूरा कर सकें। ऐसा नहीं है कि लोकतांत्रिक सरकार का निर्माण होता है तो 100% सबकी जो अपेक्षाएं हैं वो पूरी हो जाती हैं। ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि सभी नागरिकों की 100% अपेक्षाओं को पूरा कर दिया हो किसी भी सरकार ने। कुछ कमियां रहती हैं, उसको अगली सरकार जो आती है या उस पार्टी सरकार बनती है वो उसको पूरा करती है। इसका अर्थ ये होता है कि उसकी कार्य पद्धति को सुधारना और मजबूत करना। जितने भी राजनीतिक दल हैं उनकी कार्य पद्धति को सुधारना और मजबूत करना वहाँ के नागरिकों पर निर्भर करता है। इससे पहले वाले चैप्टर में भी आप लोगों ने सुना होगा मेरी वीडियो में कि जिस देश की जनता जैसा चाहती है वैसे सरकार का वो गठन कर सकती है, क्योंकि सरकार का गठन जनता के मताधिकार पर निर्भर करता है। और यह तभी होगा जब वहाँ की लोगों की भागीदारी लगातार बढ़ती रहे। और ऐसा भारत में देखने में आता है कि पिछले दशक से यहाँ पर जो लोग वोट नहीं डाल पाते थे उनकी भागीदारी बहुत अधिक बढ़ी है और उनमें जागरूकता आई है, जिसके कारण से हमारे यहाँ वोट प्रतिशत काफ़ी बढ़ा है। तो इस तरह से ये चुनौतियाँ हैं। इसके अलावा और बहुत सी चुनौतियाँ हैं, जैसे वंशवाद की चुनौती। ये लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ी चुनौती है कि एक पार्टी में एक ही परिवार की पार्टी हो। किसी पार्टी को ले लीजिए आप, कांग्रेस आई को ले लीजिए, उसमें इंदिरा का परिवार, पहले जवाहरलाल नेहरू रहे, फिर इंदिरा गांधी, फिर राजीव गांधी, फिर उस पार्टी की अध्यक्ष सोनिया गांधी बनी, अब राहुल गांधी। यानी ऐसा लगता है कि उस पार्टी में उनसे योग्य नेता ही नहीं है। दूसरे आप लीजिए समाजवादी पार्टी को, पहले उसके संस्थापक मुलायम सिंह यादव जी, उसके बाद अखिलेश यादव, उसके बाद उनका बेटा वेटिंग में जरूर आने वाला है। उनके ही परिवार के बहुत सारे लोग, कोई सांसद है, कोई विधायक है, कोई जो कुछ है, कोई, यानी भविष्य में भी यही आप लोग देखेंगे कि अखिलेश यादव के बाद कोई सामान्य जो उस पार्टी का कार्यकर्ता है वो उसका न तो अध्यक्ष बनेगा न नेता, उसी परिवार का ही बनेगा। इसी प्रकार से बिहार में लालू जी की पार्टी आरजेडी, लालू यादव के बाद राबड़ी यादव, राबड़ी यादव के बाद तेजस्वी यादव, तेजस्वी यादव के बाद और कोई यादव, उन्हीं के यादव होगा, उनके परिवार का होगा, ये निश्चित है। तो इस तरह से जो व्यक्तिवादी पार्टियां बनी हैं, परिवारवादी पार्टियां, वंशवादी पार्टियां, वो देश के हित में नहीं हैं, कभी भी नहीं रहेंगी। अगला आता है लोकतंत्र। जो पार्टियां हैं उनमें क्या लोकतंत्र है? ये सबसे बड़ी चुनौती है आज के लोकतांत्रिक देशों में। होता क्या है कि जो पार्टियां हैं उसमें चुनाव तो होता है दिखाने के लिए कि पार्टी के अध्यक्ष का चुनाव हुआ, लेकिन होता क्या है
कि यदि उस परिवार के अतिरिक्त अगर किसी कार्यकर्ता ने कहा कि हाँ जी मैं अभी अध्यक्ष बनना चाहता हूँ पार्टी का, तो उसको ही समाप्त कर दिया जाता है, उसको पार्टी से बेदखल कर दिया जाता है विभिन्न प्रकार के आरोप लगाकर। तो इसको फिर कैसे माना जाए कि उस जो पार्टी लोकतांत्रिक देश में है, लोकतंत्र के अंदर चुनाव लड़ रही है, वो कैसे लोकतांत्रिक हुई? तो मेरा तो ये कहना है कि ऐसी पार्टियों को ही वोट नहीं देना चाहिए जनता को, जो परिवारवादी पार्टियां हैं। अगर ऐसा जनता करती है तो ये जो पार्टियां हैं ये अपने को इससे निकालने का प्रयास करेंगी। हर पार्टियों में पैसे का प्रभाव दिखाई देता है। आजकल पैसे का प्रभाव इतना अधिक हो चुका है कि सामान्य व्यक्ति चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं कर सकता। एक सर्वे के अंतर्गत अभी मैं पढ़ रहा था समाचार पत्र, तो उसमें एक समाचार पढ़ने को आया कि 2019 में जो सरकार बनी थी उस लोकसभा चुनाव में करीब 60,000 करोड़ रुपए खर्च हुए। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि देश का जो पैसा है उसका कितना अधिक नुकसान हो रहा है। और लगातार हम देखते हैं देश में कोई ना कोई चुनाव होता ही रहता है। सामान्य रूप से जो सरकार ने जो तय किया है कि लोकसभा चुनाव के लिए 70 लाख रुपए और विधानसभा चुनाव के लिए 28 लाख रुपए ये राशि तय की गई है चुनाव आयोग के द्वारा कि इतना खर्च किया जा सकता है। लेकिन चुनाव लड़ने वाले इससे कहीं अधिक करते हैं। 10-10 करोड़ रुपए तक और इससे भी कहीं अधिक खर्च होता है लोकसभा के चुनाव में। तो ये जो पैसे खर्च हो रहे हैं वो देश पर अतिरिक्त भार है। इससे अगर निकलना है हमें तो मुझे लगता है कि सरकार को ही इसका वहन करना चाहिए, व्यय करना चाहिए। और ये जो इतनी हाय तौबा चुनाव में मचाई जाती है इसमें और अधिक संशोधन करना चाहिए सरकार को। इसके अतिरिक्त बहुत सारी चुनौतियां हैं। राजनीतिक संगठन किस प्रकार का है ना, और जो चुनाव के दौरान जो चुनौतियां आती हैं उसका किस प्रकार से जो है हल निकाला जाए। जो लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं वास्तव में वो लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं क्या, लोकतांत्रिक तरीके से उनमें कामकाज हो रहा है क्या। अब जैसे जो संयुक्त राष्ट्र संघ है उसको भी एक लोकतांत्रिक संस्था माना जाता है, लेकिन वास्तव में वो भी लोकतांत्रिक नहीं है। जो लोकतांत्रिक व्यवस्था का पहरेदार है विश्व में वो स्वयं में भी लोकतांत्रिक नहीं है, उसको भी लोकतांत्रिक बनाना होगा। जैसे उदाहरण के लिए मैं आप लोगों को बताता हूँ कि जो सुरक्षा परिषद है उसमें 5 ऐसे देश हैं स्थायी सदस्य, बाकी 10 जो है अस्थायी हैं जिनका हर 2 वर्ष के बाद चुनाव होता है। लेकिन ये जो अस्थायी सदस्यों का जो चुनाव होता है इनका कोई रोल नहीं है। केवल 5 जो स्थायी सदस्य देश हैं उन्हीं की भूमिका महत्वपूर्ण है, क्योंकि उनको वीटो पावर मिला हुआ है और उस वीटो पावर के कारण वो सभी क्या हैं, मजबूत हैं। अगर एक ने भी कह दिया नहीं तो प्रस्ताव पास नहीं होता है। तो ये 5 देश 1945 के समय ये 5 देश स्थायी सदस्य देश निश्चित हुए थे उस क्षेत्र की विशेष स्थिति के कारण या जनसंख्या के कारण या उसकी आर्थिक स्थिति के कारण जो भी है अभी। और लेकिन ये देखिए कितना हास्यास्पद है कि भारत वहाँ का संयुक्त राष्ट्र संघ का संस्थापक सदस्य देश है, लेकिन उसको वीटो का अधिकार नहीं मिला, उसको सुरक्षा परिषद में स्थान नहीं मिला। आज उसकी कई वर्षों से भारत लगातार मांग कर रहा है। तो वास्तव में भारत के अतिरिक्त और भी जो देश उसके योग्य हैं सुरक्षा परिषद को, उनको शामिल करके उसको वर्तमान परिस्थितियों के अनुरूप अगर लाया जाता है तभी वो लोकतांत्रिक बन सकता है।
तो ये सारी चुनौतियां हैं लोकतंत्र की। आप फोटो में देख रहे हैं, ये सारे पुरुष दिखाई दे रहे हैं, इसमें एक महिला है। अपनी पार्टी के नेताओं के चयन में यह लागू नहीं होता, यानी एक महिला को प्रधानमंत्री नहीं बनाया जा रहा है। हमारे यहाँ इंदिरा गांधी इसलिए परिवार बन गई क्योंकि वो नेहरू परिवार की थी। अगर वो नेहरू परिवार की नहीं होती तो प्रधानमंत्री हमारे देश की महिला नहीं बनी होती। ये मुझे ऐसा लगता है। ये भी एक लोकतंत्र के लिए चुनौती है। हमारे देश में महिला बिल कितने दिनों से पड़ा हुआ है संसद में, वो पास नहीं हो रहा है। ये लोकतंत्र के लिए चुनौती है। भाई आपने पंचायती चुनाव के लिए 33% आरक्षण कर दिया महिलाओं के लिए, लेकिन इसको लोकसभा और राज्यसभा के लिए क्यों नहीं लागू किया जा रहा है? ये एक सोचने वाली बात है, एक प्रश्न चिन्ह है लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए। और इस तरह से जो राजनीतिक सुधार होने चाहिए लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को व्यवस्थित करने के लिए, वो बहुत ज़रूरी है। इसी में एक आता है राजनेताओं को सुधारना। भाई जब उम्मीदवार का नॉमिनेशन होता है, उसमें जब वो स्वयं लिखता है उसमें कि उस पर इतने आपराधिक मुकदमे हैं, तो उसकी उम्मीदवारी वहीं पर समाप्त हो जानी चाहिए। उस पर यदि बहुत अधिक, यदि वो अशिक्षित है, जो न्यूनतम योग्यता भी तय होनी चाहिए। मेरा कहना ये है, जो प्रतिनिधि हम चुनने जा रहे हैं, जो एक राज्य की शासन व्यवस्था को संचालित करने वाला है, वो जाके कानून निर्माण की प्रक्रिया में भाग लेने वाला है, और वो अंगूठा टेक है, वो 9वीं पास है, वो 5वीं पास है, तो उससे हम कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि वो हमारे देश के लिए, हमारे राज्य के लिए अच्छे कानून का निर्माण करने में सहभागी रहेगा? तो ये एक न्यूनतम शैक्षिक योग्यता भी निश्चित होनी चाहिए। ऐसे व्यक्ति जिन पर आपराधिक मुकदमे चल रहे हैं, उनकी उम्मीदवारी नहीं होनी चाहिए, वो प्रतिनिधि के लिए नहीं खड़ा हो, ऐसा कानून बनना चाहिए। तो इस तरह से जो भी चीज़ें हैं वो चुनौतियां हैं हमारे लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए, उनमें सुधार होना चाहिए। और ये सरकार को तो जो करना है वो करेगी ही, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है कि इस पर हम लोगों को ध्यान देना पड़ेगा। यदि देश की जनता चाहती है कि हाँ ये सुधार हो तो होगा, और नहीं चाहती है तो नहीं होगा। ये जो चुनाव के दौरान जो जातिगत फूट डालने की कोशिश की जाती है, अनेक धर्मों के लोग के बीच में फूट डालने की कोशिश की जाती है, ये सारे बंद होने चाहिए। और बातचीत केवल किस पर होनी चाहिए? विकास पर। एक पूरा हर पार्टी को अपना एक डाटा निकाल के लाना चाहिए कि यहाँ देखिए हमारी पार्टी की सरकार थी इतने दिनों, तो हमारी पार्टी की सरकार ने ये सारे विकास किए, किसानों के लिए ये किया, शिक्षा क्षेत्र में किया, सुरक्षा क्षेत्र में किया, है ना, उद्योगों के क्षेत्र में किया, व्यापार हमारे देश का इतना बढ़ा, इतना हमारा शिक्षा दर जो था वो इतना अधिक बढ़ गया, हमारे राज्य की जो गरीबी थी वो इतनी कम हुई, हमारी जो जीडीपी वो इतनी बढ़ी। ये सारे मुद्दे होने चाहिए चुनाव के, तभी। और जबकि देखते हैं हम लोग कि चुनाव के अंतर्गत इस तरह की बातें नहीं होती हैं। तो ये मुख्य मुद्दे होने चाहिए, और ये एक मुख्य चुनौती है लोकतांत्रिक देशों के लिए। तो ये एक बहुत ही, ये चैप्टर जो है सबसे महत्वपूर्ण है, और चिंतन करने के लिए हम सभी के लिए, हम जितना अधिक चिंतन करेंगे, जितना अधिक हम लोग इस पर आपस में डिबेट करेंगे, डिस्कस करेंगे, तो नई नई चीज़ें निकल कर आएंगी, और उन चुनौतियों का जो सामना है तभी हम लोग कर सकते हैं। और इसमें हम लोग भी अपने सुझाव दे सकते हैं। हो सकता है वो सुधार बहुत अधिक महत्वपूर्ण हो, और उसके माध्यम से किया जाने वाला जो सुधार है वो लोकतंत्र को मजबूती प्रदान करे।
तो ये चैप्टर यहीं पर समाप्त करते हैं। फिर हम कुछ जो अभी चैप्टर्स रह रहे हैं विभिन्न विषयों के, उसको तुरंत पूरा करने के पश्चात एक क्वेश्चन पेपर के रूप में मैं लेकर आप लोगों के सामने आने वाला हूँ जल्द ही। तब तक के लिए नमस्कार।